हेलो नमस्कार, मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फोकस सीक्रेट में। बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका लेसन कृषि, लेसन नंबर 4। सभी बच्चों को वैसे तो पता ही होगा। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम ये हमें बोर्ड की कुछ तैयारी करा दो, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा संसाधन नहीं है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने अभी एक और 2-3 वीडियो हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 4 लेसन आ रहे हैं इसमें ज्योग्राफी में, तो उसका ये सेकंड है, कृषि के प्रकार, और लेसन का नाम है कृषि। तो बच्चों, ये कृषि हमारे देश में कैसे होती है या बाहर के देशों में कृषि को क्या कहते हैं, या कौन कौन कितने प्रकार की कृषियाँ होती हैं, उन सब का वर्णन आपको किया जाएगा और उसके बारे में समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। थोड़ा सा इसका तो पता होना चाहिए कि एक ओवरऑल आपको मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ाऊंगी। महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या, हम कहते हैं 70% जनसंख्या भारत की, वो कहाँ पर निवास करती है? गाँव में। और वो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये संलग्न है कृषि में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। प्राथमिक का मतलब होता है जो पहले स्तर पर सबसे पहले कोई चीज़ हमने ली तो उसका प्रथम रूप क्या था। तो ये जो कृषि है कच्चे माल के रूप में हमें प्राथमिक क्रिया के रूप में उपलब्ध है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, उपलब्ध कराती है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ जो वाणिज्यिक कृषि उसका नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अगर हम कोई चीज़ आयात कर रहे हैं तो साथ में निर्यात भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने जो नाम लिए। अब आपको ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कृषि के रूप में निर्यात कर रहे हैं। तो वो है चाय, कॉफ़ी, मसाले, जो मैं बोल रही हूँ आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। अब बच्चों आते हैं हम कृषि के प्रकार। जो कृषि का प्रकार है बच्चों, जो हमारे कृषि के प्रकार हैं, कितने प्रकार की कृषि होती है या हम कैसी कृषि करते हैं। तो कृषि, पहले थोड़ा सा इसको समझो। कृषि हमारे देश की प्राथमिक प्रक्रिया, ये क्रिया है जो आर्थिक क्रिया है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि अच्छी मात्रा में होती रही है, लेकिन वो सांस्कृतिक और भौतिक रूप में होती थी, कोई वाणिज्यिक उसका आधार नहीं था। पिछले हजारों वर्षों के दौरान जो हमने देखा है कि कृषि किस तरीके से गेहूँ, जौ, अनाज वगैरह उगाने शुरू किए, तो वो अपनी पर्याप्त भोजन के लिए ही उगाने शुरू किए थे। इसका एक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार ही कृषि होती थी, और खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, विकास होता गया, और कुछ चीज़ों की ऐसे परिवर्तन हुए कि कृषि की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। अब देखो बच्चों, ये वाणिज्य वाणिज्य जो शब्द है, ये वो है जो हम बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो इनकी इस कृषि के ऊपर खोल रहे हैं, वहाँ पर जो उनका उत्पादन हो रहा है दूसरे सेकंड उसका द्वितीयक उत्पादक के रूप में। तो ये खेती तक कृषि अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि के कितने प्रकार हैं। अब जैसे कि कृषि का पहला है कि जो प्रारंभिक निर्वाह कृषि होती थी, जो हम स्टार्टिंग प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी है। पहले बड़े स्तर पर होती थी, करीब करीब पूरे ही भारत में प्रारंभिक जीविका निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए जो हमें अनाज चाहिए, जो सब्जियां चाहिए, या जो भी चीज़ हमें कृषि से चाहिए वो पैदावार होती थी। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे आज लकड़ी का हल होता था, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। जो परिवार होता था उसका पूरा श्रम लगता था। वो अपने ही जो हमारे आधुनिक अधिकार उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम औजारों की, लेकिन जो अपने हमारे खुद के प्रारंभिक औजार थे जो कि प्राकृतिक थे, जैसे कि लकड़ी का हल, हाथ में खुदाई, खुरपी, इस तरीके की चीज़ों से, कोई छड़ी होती थी, और परिवार के सभी सदस्य उसमें अपने श्रम का योगदान देते थे, उस पर कृषि की जाती थी। ये बड़े स्तर पर कृषि नहीं होती थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते थे ज़मीनों के, उन स्तरों पर कृषि होती थी। इसके अलावा बच्चों, इस प्रकार कृषि प्राय और खुदाई करने वाली जो छड़ी वगैरह होती थी बच्चों, उसके हिसाब से
जो परिवार के चाहे एक सदस्य हो, उस परिवार में चाहे 10 सदस्य हों, सब अपना श्रम का योगदान करते थे, एक दूसरे की मदद करते हुए छोटी छोटी भूमि पर वो कृषि की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती थी। देखो जो आज भी हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि पहले ही होती थी, लेकिन जो आज भी वो कृषि हो रही है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं या वो ज़मीनें जहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, बिजली नहीं पहुँची है, या ऐसी बहुत ही रूरल इलाके हैं जहाँ बिजली पहुँचाना या पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ प्राकृतिक यानी पानी पर जो प्रकृति से बारिश के रूप में मिलता है, जो खाद होती है वो गोबर की खाद हो गई या जो पेड़ पौधों को जला करके हो गई, उन सबको उस खाद बना करके मिट्टी को यानी मृदा को वो प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाते हैं और उस पर वो कृषि करते हैं, और पहले भी वैसे ही कृषि होती थी। लेकिन जो इसके अलावा आज की जो कृषि है वो बहुत ही आधुनिक है और बहुत ही वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये कृषि है दहन कृषि प्रणाली, इसको कर्तन कृषि भी कहते हैं। जो कतरन कृषि होती है वो किस तरीके से हमारे देश में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, किसान होता है, ज़मीन के छोटे से टुकड़े को साफ करता है और उस पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। यानी जो ये दहन कृषि है उसमें क्या करते हैं, जैसे दहन कृषि, इसे कर्तन भी कह सकते हैं, कि जैसे कपड़े का छोटा सा पीस है और उसी में छोटी 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 कोई वो कर दें थे, इसमें वो लगा दें और उसके उसको और अच्छे से सजा दें। वैसे ही छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता था, और जो होता है आज भी होती हैं ऐसी कृषियाँ, और उस पर पूरे परिवार के साथ उसको साफ़ सुथरा करके, मिट्टी की खुदाई करके, या हल से उसकी जुताई करके, और जो कुदाल वगैरह होती हैं उन्हीं से जुताई करके वो उस पर कृषि करते हैं। अब लेकिन ये वाणिज्यिक नहीं हो सकती, ये परिवार का ही भरण पोषण कर सकती है। यानी इस कृषि से हम सिर्फ परिवार का ही ध्यान रख सकते हैं, परिवार का ही पेट भर सकते हैं। देश में अगर फैक्ट्रियों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में उस अनाज को भेजने वाली बात है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिस पर किसान कृषि करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दहन प्रणाली या कर्तन प्रणाली क्या है? तो वो आपको इस तरीके से जो मैं समझा रही हूँ कि ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर किसान अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर वो कृषि करता है और उस पर खेती करता है, उसको साफ सुथरा करके, इसे कर्तन दहन कृषि या दहन प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा, इसके अलावा आपने बच्चों देखा होगा कि जो जब मृदा की उर्वरकता, आपने पहाड़ी बच्चे के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं कभी उनसे पूछ के देखना, या जो बहुत ही गाँव से ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत नहीं हैं, बहुत संसाधन नहीं है, वहाँ पर भी इस तरीके से टुकड़ों पर आज भी कृषि होती है। तो उनसे ऐसे पूछना भी चाहिए कि आपके इलाके में किस तरीके की कृषि होती है, या किस तरीके के औजारों का इस्तेमाल होता है, खाद्य सामग्री कैसी डाली जाती है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा एक प्रैक्टिकल हो जाता है एक तरीके से। तो जब हम जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके उसकी उर्वरकता बढ़ाते हैं, उसमें ज़मीन में कुछ जला देते हैं, जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसको जला करके, और वहाँ खेती की जाती है। इसके अलावा जब इसकी उर्वरकता कम हो जाती है, 2-3 साल वो कृषि कर लेते हैं उस खेती पर किसान, तो वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और दूसरे टुकड़े को ढूंढेंगे, और जा करके वहाँ दूसरे टुकड़े को फिर से साफ करेंगे, जो कि भूमि का दूसरा टुकड़ा है, और स्थानांतरी उस पर वो फिर से कृषि करते हैं, ताकि उस कृषि की जो पहले वाले खेत पर वो काम कर रहे थे उसकी उर्वरकता फिर से बन जाए 2-3 साल में। इसके अलावा बच्चों, कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को समय देते हैं उसके विकास को होने में, जैसे एक छोटा सा पौधा है, अगर हम सोचें कि 1 दिन में बड़ा हो जाए या 10 दिन में बड़ा हो जाए, 2-4 महीने में, तो नहीं, तब हम पौधा लगाते हैं, हमें समय देना पड़ता है 2-4 महीने। और जब वो पौधा बड़ा होता है तब उसमें फूल खिलते हैं, या कोई बड़ा पौधा है तो उसमें काफ़ी वो बड़ा होता है, अच्छी मजबूत उसकी टहनियाँ होती हैं। उसी प्रकार ये किसान भी उस भूमि को छोड़कर आगे वो बढ़ जाते हैं दूसरी भूमि को साफ करने के लिए, ताकि मिट्टी की जो शक्ति है वो बनी रहे। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए जो ये कृषि है, ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये दहन कृषि कर रहे हैं, दहन का मतलब उसको जला करके और उसको साफ कर करके वहाँ पर जो कृषि कर रहे हैं उसको इसलिए छोड़ा जाता है कि कोई वो आर्टिफिशियल खाद्य सामग्री नहीं डाल रहे हैं। कभी देखना बच्चों, 2 पौधे लगाना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बेस साइंटिफिक होती है, हमारी जो ज्योग्राफी है
तो आप देखना 2 पौधों में पेड़ लगाना, 2 गमलों में छोटे-छोटे गमले ले लेना। उसमें एक में लगाना जो आपका केमिकल्स वाले खाद आते हैं और एक में लगाना आप अपना नॉर्मली जो गोबर वगैरह होता है। दोनों में कितना फ़र्क होता है। जो नकली खाद लगाए जाते हैं, जो हाई उर्वरक लगाए जाते हैं, उनकी जो चमक है और लंबाई है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक कृषि है उसकी पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होती, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देती, किसी तरीके की बीमारियां उत्पन्न नहीं करती, पर लेकिन ये कृषि उत्पादन कम करती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की जो कृषि है उसे कई नामों से जाना जाता है। जो हमारे देश में आज भी ये कृषियाँ हो रही हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, जो ये पार्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों, जो इतना सा ये मैंने आपको पार्ट पढ़ा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस बार हिस्ट्री का जो एसएसटी का पैटर्न है 10th क्लास का वो चेंज हो गया है। जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, अब वो थोड़े वो एमसीक्यू में आएंगे, क्योंकि एक तो कोर्स भी कम कर दिया गया है। उसके अलावा थोड़ा जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न चेंज किया गया है, यानी 4 क्वेश्चन होंगे, एक छोटा सा नाम होगा, उसका आंसर होगा। तो देखो बच्चों, ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से, यानी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि झूम कृषि कहाँ पर होती है? तो इन राज्यों में होती है, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम कृषि के नाम से कहते हैं, जो कर्तन दहन कृषि है। मणिपुर में पमाल जो पामलू है के नाम से, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। तो जिस राज्य में जिस नाम से जाना जाता है वो इस छोटे से पैराग्राफ में आप इसकी एक इंडेक्स बना करके नंबरों के हिसाब से उसको राज्य और फिर कृषि का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपको एकदम से जब लास्ट टाइम में हम तैयारी करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो शॉर्ट चीज़ें आप इस तरीके से नोट्स बना लिया करो, ताकि जल्दी से आपको पढ़ने के लिए चीज़ें मिलें। इसके अलावा बच्चों, जो दहन कर्तन कृषि है, ये जो झूम कृषि है, झूम कृषि या दहन कर्तन कृषि, इसको दहन प्रणाली को, कृषि को क्या कहते हैं? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ 10th क्लास का बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है ये यहाँ से, लेकिन जो सीटेट के बच्चे हैं या आपके यूपीएससी के बच्चे हैं, आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर जो इसमें दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर में ये आए हुए हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख, आपको ये क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। हम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरी पूरी गाइड छाप देते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो यहीं से लिया जाता है। तो आप एनसीईआरटी पर पढ़िए, सॉरी। इसके अलावा बच्चों, भारत में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो इस कृषि को अन्य नामों से जानी जाती है। वो कौन कौन सी हैं? जो भारत है, भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती होती थी और अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बैबर या धैया 2 नाम से जानी जाती है, कोई सा भी आ सकता है इसमें। आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा। पश्चिम बंगाल में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जानी जाती है। हिमालयन क्षेत्र में खिल कहते हैं इसको, जो नॉर्थ की साइड के हिमालयन क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको खिल नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जानी जाती है। अभी जो उत्तर पूर्वी प्रदेशों का मैं बता रही थी, मैंने वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। इसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू ही आए, आपको ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी दे सकते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, या इसके बारे में वर्णन करें। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में आप बताइए कि इसे किस कृषि, इसको किन सभी राज्यों के बारे में पूछा जा सकता है 2-3 नाम दे करके, कि किस नाम से जाना जाता है और वो किस प्रकार से उसकी पैदावार होती है, किसान उसको कैसी पद्धति के द्वारा अपनाते हैं। तो बच्चों, ये सब पॉइंट आप मैं ये जो है ये बताएं आपको। इसके अलावा बच्चों, गहन जो जीविका कृषि है वो क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि,
जिसमें मैंने आपको कर्तन की दहन की प्रणाली बताया और किस राज्य में कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। और जो बाहर के देश हैं उनमें मैक्सिको या वेनेजुएला, इंडोनेशिया वगैरह के बारे में आपको बताया कि उसको उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है। अब ये गहन जीविका कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जो निचले जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो गहन जीविका कृषि है की जाती है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी कृषि है वो बहुत ही छोटे स्तर पर होती है और बहुत ही निर्वाह कृषि के रूप में होती है, लेकिन गहन कृषि और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, तो उसका दबाव रहता है कि कृषि अच्छी होनी चाहिए, पैदावार, क्योंकि हमें भोजन भी चाहिए, हमें उत्पादन भी बढ़ाना है। तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, दूसरा और भी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो कर्तन दहन प्रणाली थी उसमें हम जैविक पदार्थों का प्रयोग कर रहे थे और इसमें हम अजैविक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पर सिंचाई प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाई जाती है, लेकिन इस कृषि में हम नलों से बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा करके प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे भी देखो, अब यहाँ देखो कि क्या आप जानते हैं, क्या आप भारत के कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ऐसी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर गहन कृषि होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी थोड़ा पानी की व्यवस्था कम है, और आपका इधर बिहार है। तो यहाँ सब जगहों पर गहन कृषि होती है। अब इसके अलावा बच्चों है वाणिज्यिक कृषि। अभी हमने पढ़ा गहन जीविका कृषि कहाँ पर होती है और किस प्रकार से होती है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं। आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। यानी जो वाणिज्यिक कृषि है, जो हम बाद में प्रथम प्राथमिक कृषि के आगे जो कृषि कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे कीटनाशक डाले जाते हैं। और आप टीवी में कभी दूरदर्शन पर या किसी ऐसे चैनल पर देखते होंगे कि जो कृषि है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाले जा रहे हैं। या आपने कभी सब्जियां जब हम खाते हैं तो कितनी रिपोर्ट्स आती हैं टीवी में कि इस तरीके के केमिकल से इन सब्जियों को चिकना या बहुत चमकदार बनाया जा रहा है। सेब जो फ्रूट्स हैं उनको कितना चमकदार बनाया जा रहा है, उन पर केमिकल लगाए जा रहे हैं। तो ये इसका एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि कृषि की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करना। वाणिज्यिक का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक प्रमुख फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यहाँ पर तो इसे वाणिज्य के रूप में उगाया जाता है। कहाँ पर, हरियाणा और जो हमारा पंजाब है वहाँ पर इस कृषि को बिजनेस के तौर पर उगाया जाता है, लेकिन जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर इसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों रोपण कृषि, ये एक ऐसी कृषि है जो कि पेड़ों को रोप करके उगाया जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा प्रश्न है कि क्या है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें देखो जैसे कि हमने चाय की पत्ती को रोपा है, उसके पेड़ों को रोपा है, तो उसमें हमें कई हजार जो महिला पुरुष होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी भारी श्रम की ज़रूरत पड़ती है। पैसा बहुत लगता है, पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। इससे प्राप्त आपने कभी देखा है, हम इतने हमारे देश कृषि प्रधान देश है, हर जगह थोड़ी आपने देखा होगा कि वहाँ पे चाय की पत्ती उगाई जा रही है या इस तरीके की कृषियाँ उगाई जा रही, कॉफ़ी उगाई जा रही है। नहीं ना, ये क्योंकि महंगी कृषि उसमें आती है पद्धति में, और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ये पूंजी रोपण कृषि जो बहुत है वो वाणिज्यिक खेती, लेकिन जो इसका उत्पादन होता है वो पहले कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब ये कृषि है क्या बच्चों, जैसे कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि हैं। देखो बच्चों, जो बच्चे अपने इसके हैं यूपी टेट के या सी टेट के या एस पी सी एस के, मैं बार बार बीच बीच में बोलती भी जा रही हूँ कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन से, कृषि लेसन से ज्योग्राफी के कम से कम आपके 10-12 क्वेश्चन आते हैं जब जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है।
जैसे कि भारत में चाय बड़ी मात्रा में होती है, कॉफ़ी भी, रबड़ भी, गन्ना, केला, ये सब रोपण है, यानी रोपते हैं इनको पहले पेड़ों को। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बच्चे 10th क्लास के हैं कि बंगाल में क्या वो उत्पादन होता है या असम में क्या होता है। तो जैसे कि असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार संसाधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखो बच्चों, आपकी टीचर ने भी कभी क्लास में बताया होगा कि जो परिवहन है उसका क्या उपयोग होता है और ये विकास में किस तरीके से योगदान देते हैं। संचार व्यवस्थाएं ये क्या हैं, ये जो इधर से उधर किसी राज्य से दूसरे राज्य, किसी देश से दूसरे देश में, चाहे वो शिप के द्वारा पानी के माध्यम से या हवाई जहाज़ों से, जो एयरपोर्ट पे जहाज़ों से सामान लाद दिया जाता है वो हवाई जहाज़ से जाते हैं, तो ये हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। जो नॉर्मली कृषि है उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस तरह की कृषि को संचार साधन और परिवहन की बहुत महत्वपूर्ण योगदान, ये दोनों ही देते हैं, ये द्वितीयक योगदान देते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा जो शस्य प्रारूप है, शस्य प्रारूप से आपका क्या तात्पर्य है? शस्य प्रारूप से तात्पर्य है आपने भारत की भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों, जो हमारी संस्कृतियां हैं, बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। इससे पहले हमने 9th क्लास से पूरा पढ़ा है अपनी सांस्कृतिक विरासत, और जो बहुल प्रकार की, विभिन्न प्रकार की हैं, उसके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया है। यह देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित है होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें भी होती हैं, सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं बच्चों? भारत में तीन शस्य ऋतुएं आती हैं, जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कितने प्रकार की फसलें हमारे देश में हैं, या भारत में तीन शस्य ऋतुएं क्या हैं। तो ये एक तो रबी है जो गेहूँ वगैरह होते हैं, खरीफ है जिसमें आप खीरा वगैरह खाते हैं, और खीरा है, फ्रूट्स हैं, और ये जो जितनी भी चीज़ें आती हैं मोटे अनाज, और गर्मियों में होता है रबी की फसलें, सर्दियों में, और जायद की फसलें होती हैं। रबी की फसलें जो होती हैं बच्चों, रबी की फसलों को कब उगाया जाता है? ये शीत ऋतु में आती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में बोया जाता है, और इसके मध्य में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, यानी बहुत बड़े भाग पर, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम ये पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों पर बहुत बड़े स्तर पर इन फसलों को उगाया जाता है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इन फसलों को बच्चों उगाया जाता है। देखो, एक दो बार पढ़ोगे, पहली बार जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन दो तीन बार किसी लेसन को हम रीड करते हैं, और बार बार जो मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, एक दो बार आप वीडियो पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से ये लेसन समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों, जो शीत ऋतु में फसलें होती हैं ना, शीतोष्ण पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती हैं। जो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ये जो उससे बारिश होती है, उससे इस फसल को बढ़ने में, ग्रो करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है, सहायता मिलती है। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग में हरित क्रांति की सफलता भी बहुत उपयुक्त रही है, बहुत महत्वपूर्ण रही है। रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि जब ये हरित क्रांति के रूप में चला था, जब हमारे देश में अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी, बीच में कमी हो गई थी, जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई थी, देश बिल्कुल उसी समय आज़ाद हुआ था, तब हरित क्रांति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, और रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में किया गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया कृषि और कृषि के प्रकार। इसके अलावा दो तीन वीडियो आएंगी इस लेसन की, क्योंकि ये छोटा लेसन नहीं है, काफ़ी बड़ा है, और एक साथ पढ़ाने में या दो लेसन में